आईनी तरमीम पास हो चुकी है, आईनी बेंच भी बन गया है। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत भी 3 साल से 5 साल तक हो चुकी है। 26वीं आईनी तरमीम पर अमल दरामद भी मुकम्मल हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से 34 होने जा रही है। इस सब के अंदर जस्टिस याह्या अफरीदी के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक जानिब तो जुडिशल कमीशन के इजलास में जस्टिस याह्या अफरीदी ने जो वोट दिया वो वोट मेजॉरिटी के वोट के खिलाफ था, यानी कि जो आईनी बेंचेस बने हैं और आईनी बेंच के अंदर जिन जजेस को शामिल किया गया है, जस्टिस याह्या अफरीदी ने उनके लिए वोट नहीं दिया। लेकिन वहीं दूसरी जानिब दूसरे कैंप में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर भी जस्टिस याह्या अफरीदी को एक खत लिखकर बहुत बड़ा सरप्राइज दे चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का क्या रुख बनने जा रहा है और इन तमाम तर चीजों पर अपोजिशन जमातों का रद्द अमल क्या होगा, ये तमाम तर तफसीलात लेकर मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं आजाद मेंट्री। हुकूमत ने जैसे तैसे 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाई। 26वीं आईनी तरमीम में सबसे अहम तरीन नुक्ता चीफ जस्टिस की तैनाती थी। हुकूमत ने पार्लिमानी कमेटी भी बनाई। पीटीआई ने उस पार्लिमानी कमेटी का बाइकॉट किया। पार्लिमानी कमेटी ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को सुपरसीड करते हुए तीसरे नंबर पर सीनियरिटी लिस्ट में मौजूद जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद कर दिया। लेकिन इसके बावजूद जस्टिस याह्या अफरीदी ने ओहदे का हल्फ उठाते ही 26 अक्टूबर 2024 बरोज हफ्ता जब जस्टिस याह्या अफरीदी ने अपने ओहदे का हल्फ उठाया तो उनके पहले एक हफ्ते के इक़दामात हुकूमत के लिए किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं थे और यूं लग रहा था कि जस्टिस याह्या अफरीदी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यूनिटी बरकरार करने के लिए और उसके अंदर जो इख्तलाफात हैं जजेस में उसे खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिशां हैं। लेकिन वो कोशिशें जैसे ही जस्टिस याह्या अफरीदी का दूसरा हफ्ता बतौर चीफ जस्टिस शुरू हुआ, उन कोशिशों को बहुत बड़ा धचका लगा। जस्टिस याह्या अफरीदी ने ओहदे का हल्फ उठाते ही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जस्टिस अमीनुद्दीन को निकाला, जस्टिस मुनीब अख्तर को एड अप किया, फुल कोर्ट का इजलास बुलाया। फुल कोर्ट इजलास में एडहॉक जजेस को शामिल नहीं किया। जस्टिस मंसूर अली शाह का केस मैनेजमेंट का सिस्टम जस्टिस याह्या अफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट में नाफिजुल अमल कर दिया। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी उसका सरबराह जस्टिस मंसूर अली शाह को बना दिया। 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन्होंने खत लिखा था अदलिया में एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत पर, उनसे मुलाकात करके उन्हें यकीन दहानी कराई। लाहौर में पंजाब की जेलों की हालत जार पर एक इजलास बुलाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रानुमा और 9 मई के मुकदमात में जेल में रहने वाली खदीजा शाह को जेलों की मुआयने की कमेटी में शामिल किया। ये सारे के सारे काम जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने पहले हफ्ते में किए। इनसे यूं लग रहा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह हुकूमत के लिए एक नाइटमेयर बन सकते हैं और उनके इक़दामात हुकूमत के लिए दर्द सर हैं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि असल फंडा पड़ा जब जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का खत सामने आया। अब जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का कल जो खत सामने आया है वो बहुत अलार्मिंग है, क्योंकि उसमें चीजें मजीद वाज़ेह हुई हैं। उस खत के अंदर यह बताया गया कि हमने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो पिटीशंस हैं उन्हें फिक्स करने के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास बुलाना चाहा। अब क्या हुआ, जस्टिस याह्या अफरीदी ने वो इजलास नहीं बुलाया। 2 जजेस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर ने अपने तईं जस्टिस मुनीब के चैम्बर में इजलास बुलाया और उन्होंने कहा कि 4 नवंबर 2024 सोमवार के दिन सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ पिटीशंस को सुने। अब उसे फिक्स नहीं किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस याह्या अफरीदी को खत में लिखा कि वो हमारा फैसला अभी भी नाफिजुल अमल है और उसे इस हफ्ते के अंदर अंदर फिक्स किया जाए। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बैठ जाता और 26वीं आईनी तरमीम कलअदम हो जाती तो सबसे बड़ा नुकसान जस्टिस याह्या अफरीदी को होता, क्योंकि जस्टिस याह्या अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसी 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में बने हैं। 26वीं आईनी तरमीम कलअदम होती तो जस्टिस याह्या अफरीदी चीफ जस्टिस के ओहदे से भी चले जाते और जस्टिस मंसूर अली शाह ऑटोमेटिकली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाते। तो अब ये पहला बड़ा फड्डा जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब के साथ पड़ गया। अब ये फड्डा पड़ता है जुडिशल कमीशन के इजलास से चंद घंटे पहले। जुडिशल कमीशन के इजलास में आईनी बेंचेस के लिए जजेस की नामजदगी होना थी। अब उस इजलास से पहले इस साइड पर तो हो गया फड्डा, दूसरी साइड पर क्या हुआ जी, 5 और दूसरी तरफ 7
5-7 के वोटों से जस्टिस अमीनुद्दीन साहब हैं उन्हें आईनी बेंच का सरबराह बना दिया गया और अब जस्टिस अमीनुद्दीन जो है वो आईनी बेंच की सरबराही करेंगे। ऑल्दो अब इससे जस्टिस याह्या अफरीदी के इख्तियारात बहुत ज्यादा कम होने जा रहे हैं, लेकिन इसमें अहम तरीन नुक्ता यह है कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब के खत के बावजूद जुडिशल कमीशन के इजलास के अंदर जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, उमर अय्यूब और शिबली फराज यानी कि ऑपोजिशन के 2 अरकान और बाकी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस वो एक साइड पे थे। दूसरी तरफ कौन थे? जस्टिस अमीनुद्दीन खान, हुकूमत के 2 रुकन, एक हुकूमत की तरफ से नामजद खातून रुकन। 5वें नंबर पे जी कौन थे इसमें? आपके बार काउंसिल के नुमाइंदे। छठा बंदा कौन था? वो थे आपके वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल, यानी 7 लोग एक तरफ थे और 5 लोग एक तरफ। जस्टिस याह्या अफरीदी को यहां पर भी माइनॉरिटी में जाना पड़ा और उनके फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ और आईनी बेंचेस तश्कील पा गए। अब यहां पर सवालात ये हैं कि एक तरफ तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जस्टिस याह्या अफरीदी के लिए भी एक डायलेमा बन चुका है, क्योंकि एक साइड पे जस्टिस अमीनुद्दीन है तो वहीं दूसरी जानिब जस्टिस मंसूर अली शाह है और जस्टिस मंसूर अली शाह भी चीफ जस्टिस को खत लिखकर अपना जो एतराज है और अपना इख्तलाफ है वो उनके सामने रख चुके हैं। दिस इज समथिंग जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या इख्तलाफात मजीद बढ़ने जा रहे हैं? जस्टिस मुनीब अख्तर के लिए भी ऑल इज नॉट वेल। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मुनीब के खिलाफ भी रेफरेंस दायर कर दिया गया है। वो क्यों दायर किया गया है ये भी सबको मालूम है। अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी भी बदल गई है, उसमें मुनीब आउट, अमीनुद्दीन इन हो चुके हैं। तो ये सब कुछ इस वक्त एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए भी चैलेंज है, तो वहीं दूसरी जानिब ऑपोजिशन जमातों के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। बिलखुसूस पाकिस्तान की सबसे ज्यादा वोट्स लेने वाली जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के लिए दिस इज अ वेरी बिग चैलेंज। इस सब के अंदर मौलाना फजलुर रहमान पार्लियामान से हुई कानून साजी उसके खिलाफ बात तो कर चुके हैं, क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फतह हुई है और हुकूमत उसे फतह करने में कामयाब हो गई है, तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट से तो कोई उम्मीद नहीं है, उनकी उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं। तो वहीं दूसरी जानिब सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत को 3 से 5 साल करने का मतलब है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अब नवंबर 2025 के बजाय नवंबर 2027 में रिटायर होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप जो कि मंजर-ए-आम पर है वो इस मामले पर बहुत ज्यादा एहतियात से काम ले रही है, लेकिन इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान ने इमरान खान से मुलाकात के बाद अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान ने इस कानून साजी के खिलाफ अवाम को निकलने की भी तलकीन की है। तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब अब इस कानून साजी के खिलाफ जो कि सर्विसेज चीफ्स के हवाले से है, इमरान खान मैदान में चाहते हैं कि लोग सड़कों पर आएं। अब यहां पर सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इस सारे के सारे मामले में मामलात को ठीक अंदाज में लेकर चल पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जो कि गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर हालिया कानून साजी के खिलाफ एक साथ मैदान में आते हैं तो इससे हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने हुकूमत को फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि स्ट्रीट पावर पीटीआई के पास भी है और मौलाना के पास जिस तरह की स्ट्रीट पावर है उसे कंटेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ये 2 फ्रंट प्रोटेस्ट हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो आईनी बेंच बन गया, जस्टिस अमीनुद्दीन आ गए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से जस्टिस मुनीब आउट हो गए, सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 5 साल हो गई। ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स पीटीआई के लिए खुश आइंद नहीं है और इन तमाम तर चीजों को अडियाला जेल में बैठे इमरान खान भी मॉनिटर कर रहे हैं और उनके मुस्तकबिल की जो स्ट्रैटेजी है वो भी इन तमाम डेवलपमेंट्स को जहन में रखकर ही अब तश्कील पाएगी।